माँ का शब्द जब कानों में पड़ता है तो लगता है कि एक छाया मिल गई। माँ के बारे में जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। माँ वो मूर्त है जिसे देखकर शायद हम अपने आगे की जिंदगी का एक नक्शा बनाते हैं, क्योंकि हमारी माँ जो हमसे संस्कार देगी हमें, हम उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। माँ पहला गुरु मानी जाती है। देखो, वो दुनिया को जगत जननी है। इस संसार में माँ को सबसे ऊपर माना गया है। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि जिसमें माँ ने माँ शब्द को लजा दिया। अब वो मामले होते किस तरह से हैं? वो मामले इस तरह से होते हैं कि वो सौतेली माँ ऐसा रूप ले लेती है। आज की स्टोरी में एक माँ ने अपनी बेटी के मुंह पर तेजाब डाल दिया, क्योंकि माँ अपनी बेटी की खूबसूरती से जला करती थी। क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपनी बेटी की ही खूबसूरती से जलने लग जाए? ये तो बहुत बुरी बात है। कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। आज जब वो लड़की बताती है तो शायद वो डरती है। आज भी उस पल से, उस लम्हा से डरती है। क्या हुआ था दोस्तों? एक लड़की जो रात को अपने आंगन में सोई हुई थी, गांव की बात होती है, तभी उसके ऊपर कोई ऐसी लिक्विड आकर पड़ता है और उसे बहुत जोर से जलन होने लगती है। वो माँ माँ चिल्लाती है और थोड़ी ही उसके आंगन से बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति सोया हुआ होता है। वो उसके पास घबराई हुई और उसे जलन हो रही थी कि उसके ऊपर जो पानी जैसी चीज डली है वो उसे जला रही थी और उस लड़की को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर जब वो बुजुर्ग व्यक्ति को जगाती है तो वो बुजुर्ग व्यक्ति एकदम से उठता है। रात के वक्त और कौन है, अंधेरे का समय होता है, लाइट नहीं थी, और वो उस लड़की को पकड़कर उसकी कमर में दो चार मुक्के रख देता है कि वो चोर आ गई है। लेकिन वो कहती है कि बाबा मैं हूँ, बाबा मुझे देखो मैं हूँ। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति टॉर्च जलाकर उस लड़की को देखता है तो वो व्यक्ति अपनी चारपाई से नीचे गिर जाता है और उस लड़की को देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था उस लड़की के साथ? उस माँ ने ऐसा क्यों किया था? ये सब कुछ कहानी क्या होती है? और दोस्तों, ये घटना सत्यता पर रखी गई है, दिल को झंझोर कर रखने वाली है। और यहाँ पर थोड़ा सा दर्द इसलिए भी होता है कि उस माँ को किसी ने सजा नहीं दी, क्योंकि कोई सबूत ऐसा मिलता ही नहीं है। पिता बेटी का साथ नहीं देते हैं। बहुत ही दुख भरी स्टोरी है और आपको अब स्टोरी में लेकर चलते हैं। इसमें बातों को जानिए और इससे कुछ सीखने का, थोड़ा सा इससे भी कुछ सीखने लायक बातें अगर आपके लायक हों तो जरूर सीखिएगा, ताकि आपकी जिंदगी में ये बातें काम कर सके। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक परिवार रहता है। परिवार बहुत भरपूर है। परिवार, चाचा ताऊ सभी एक साथ रहते हैं। दो भाई एक साथ रहते हैं। दोनों भाइयों में एक चाचा होता है और एक बड़ा होता है। बड़े की पत्नी होती है, दो बच्चे होते हैं। 1 महीने का लड़का होता है और करीबन 2.5 साल की लड़की होती है जिसका नाम रूपा होता है। दूसरे चाचा के भी बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर जो रूपा की माँ होती है उसे किसी कारण बस कोई ऐसी बीमारी होती है, एकदम उसका जी घबराता है। तब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब तक रूपा की माँ इस दुनिया से चली जाती है। अब बच्चे तो यही नहीं जान पाए थे कि वो हमारी माँ है, चली गई। हंसना रोना उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। 2.5 साल की बच्ची क्या समझ सकती है? लेकिन जब रूपा से पूछा जाता है तो कहती है कि हल्का हल्का मुझे याद है कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। केवल यही बात रूपा को याद रहती है। घर में दादी दादा भी होते हैं। यही सब कुछ चल रहा था। अब यहाँ पर एक दुख का पहाड़ घर में टूट पड़ा था। 1 महीने का एक बच्चा और करीबन 2.5 साल की बच्ची बिना माँ के रह चुके थे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर रूपा की जो माँ होती है वो तो इस दुनिया से चली जाती है। कुछ वक्त निकलता है। वक्त किसी के लिए नहीं थमता। आपकी जिंदगी में अच्छा चल रहा है तो भी वक्त आगे बढ़ेगा, और बुरा चल रहा है तो भी वक्त आगे चलेगा। दोस्तों, जिंदगी और नया मोड़ लेती है। लेकिन घर में अब जब रूपा की माँ चली जाती है उसके कुछ दिन बाद ही बातें चलने लगती है कि इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा। इनके लिए एक महिला, मतलब एक और माँ का इंतजाम किया जाए। और शादी दूसरी यहाँ पर रूपा के पिता की करने की कोशिश होती है। रूपा बड़ी सुंदर, गोरी चिट्टी, बहुत खूबसूरत होती है। यहाँ पर पिता की दूसरी शादी के लिए तैयारी की जाती है और एक लड़की मिल भी जाती है। वो महिला कौन होती है? उसकी खुद की एक और बेटी होती है। वो बेटी थोड़ी सी सांवली होती है।
मिल जाती है। घर वाले जैसे तैसे कर कर उसकी शादी अपने बेटे से करा देते हैं, रूपा के पिता से, और यहाँ पर जिंदगी चलने लगती है। लेकिन जिंदगी मोड़ लेती है, रूपा की जिंदगी करवट लेती है। करवट इस तरह ली जाती है, रूपा का जो 1 महीने का भाई था वो करीबन 7-8 महीने का हो जाता है। रूपा भी बड़ी हो रही थी, 3 साल से ऊपर हो जाती है। तो खाने में किसी तरह से ऐसा जहर डाला गया था कि दोनों बच्चों को जहर दे दिया जाता है, क्योंकि वो महिला जो आई थी बेटी के साथ वो इन बच्चों से बिल्कुल जला करती थी। यहाँ पर जब घर वाले ये मामला देखते हैं, बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो हॉस्पिटल में पता चलता है कि इन बच्चों को जहर दिया गया है। लेकिन घर की बात थी, परिवार की बात थी, हल्का जहर था, बच्चे दोनों ही बच जाते हैं। लेकिन सभी को साफ साफ समझ में आ चुका था कि माजरा क्या है और कौन क्या करना चाहता है। रूपा की जो सौतेली माँ आई है, हम आपको उसका नाम भी नहीं बताएंगे, जो सौतेली माँ आई है उसका सारा किया धरा होता है, वो ऐसा करती है और उसी ने शायद ऐसा किया है। घर वालों को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अब बड़ी मुश्किल से तो रूपा के पिता का घर बसा था, वो बिल्कुल उसकी बाहों में भूल चुका था कि मेरे 2 बच्चे होते हैं। अब जो रूपा के भाई के साथ अत्याचार होते हैं, उनकी गर्दन दबाना, उन्हें पीटना, मारना, घर में खाना ठीक से नहीं देना, बच्चे हमेशा रोते रहते, उन्हें नहलाना भी नहीं, उनके साथ बर्बरता की जाती, ये सब कुछ दादी दादा देख रहे थे। तो दादी दादा से कहाँ रहा जाता है। दादी दादा एक फैसला लेते हैं कि भाई तुम इन बच्चों को नहीं मार सकती। पूरा परिवार एक तरफ हो जाता है। यहाँ पर रूपा के चाचा जी भी बहुत प्यार किया करते हैं उन बच्चों से। एक तो ऊपर से वो बिन माँ के बच्चे थे, दूसरी बात उनका अब कोई भी नहीं रहा था। पिता भी एक दूसरी महिला के मदहोश में होश हवास को खो बैठा था। अब यहाँ पर दादी दादा एक फैसला लेते हैं कि भाई बच्चों को मैं अपने पास रखूंगी, और चाचा फैसला लेता है कि हम यहाँ से जाकर फरीदाबाद जाकर रहेंगे, हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। और चाचा के साथ रूपा और रूपा के 7-8 महीने के भाई को लेकर फरीदाबाद जाकर दादी दादा वहां पर रहने लगते हैं। रूपा की जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। रूपा की जो चाची थी वो बहुत प्यार बच्चों से किया करती। धीरे धीरे दादी दादा के प्यार में ये बच्चे बड़े होने लगते हैं। उधर इसके पिता की जिंदगी अलग रुख ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो 2006 आ जाता है। रूपा को पता ही नहीं चलता कि कब कब में इतना वक्त निकल गया। रूपा करीबन ऐसी हो जाती है 12 से 13 साल की। छोटा भाई अब तक भी छोटा रहता है। 12 से 13 साल की जब रूपा होती है तो इस उम्र में ऊपर वाला इनके साथ और बुरा करता है। रूपा के दादी दादा दोनों एक साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। ये रूपा के ऊपर दुखों का पहाड़ था, लेकिन रूपा के दादी दादा ने अब तक बहुत कुछ जोड़ा था। सोना चांदी अपनी पोती के लिए जो दादी थी बनवा कर गई थी, अपने छोटे बेटे को देकर गई थी कि बेटा इनका कोई भी नहीं है, मुझे पता है इनकी माँ कैसी है, तो मेरे बच्चों के ये काम आएंगे आगे चलकर। और यहाँ पर दादी दादा जब चले जाते हैं तो जो रूपा के पिता होते हैं वो अपने बच्चों को ले जाने की मांग करने लगते हैं। जब ये बात होती है तो इसमें चाचा क्या कर सकते हैं। कोई पिता अपने बच्चों को मांग रहा है तो यहाँ पर मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाते में चाचा थे। तो यहाँ से रूपा को ले जाया जाता है, रूपा के भाई को नहीं ले जाया जाता। 13 साल की रूपा जो पढ़ाई कर रही थी, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ती है। अब रूपा जब गांव में पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि उसकी चाची बड़े प्यार से, जो मासी है, जो सौतेली माँ है, वो बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाती है चाचा अपने पिता के सामने। अब 2-4 दिन तो ये सब कुछ चलता है, लेकिन उसके बाद वो अपना रूप रंग दिखाना शुरू कर देती है, जो उसका पहले रूप रंग था। सुबह 3:30 बजे अपनी बेटी को उठा दिया करती, सौतेली बेटी को। खुद की बेटी को करीबन 7:30 बजे उठाया करती। अगर रूपा उठने में देरी हो जाया करती तो रूपा की जो चारपाई होती है उसे ही वो जो सौतेली माँ है पलट दिया करती। पूरे घर का काम रूपा के ऊपर आ जाता है। रूपा पढ़ाई नहीं कर पाती है। जब रूपा इन बातों पर सवाल खड़े करती है तो रूपा से एकदम कहा जाता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, बसाना तो तुम्हें घर ही है, काम तो तुम्हें घर गृहस्थी के ही करने हैं। तुम अगर ऐसे करोगी तो फिर क्या होगा, तुम कैसे लखन सीखोगी, आगे चल के कोई तुम्हारे चाचा चाची को नाम थोड़े ही रखने वाला है, वो नाम तो हमें रखेंगे ना, तुम्हें ये सब कुछ सीखना होगा। दोस्तों रूपा उस बार एग्जाम में फेल हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई तो बिल्कुल थी ही नहीं। घर के काम होते हैं, घर का काम
पशुओं का काम, पूरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ रूपा, सुबह से लेकर शाम तक रूपा लगी रहा करती। अब यहाँ पर रूपा अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अपने पिता से इन बातों को कहती है कि पिताजी एक बात बताइए कि मैं पढ़ना तो मैं चाहती हूँ, पढ़ने का अधिकार तो मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, लेकिन वो बाप निकम्मा एक बहुत ताज्जुब भरी बात अपनी बेटी से कहता है कि बेटी ये तेरी जिंदगी है, अब तुम्हें इसी जिंदगी में जीना है। कितने दिन तुम्हें तुम्हारी माँ परेशान करेगी, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद तुम अपने पति के साथ राज ठाट से रहना, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। रूपा समझ जाती है कि पिता मुझे नहीं समझेंगे, जिन्होंने बचपन में ही नहीं समझा वो अब कैसे मुझे समझेंगे। ये बहुत दुख भरी बात होती है एक बेटी के लिए, एक बेटी जो अकेली आंगन में सोया करती और पूरा परिवार पंखे के नीचे सोता है, और उस बेटी के लिए एक छत का पंखा भी नहीं था। बाप ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, वो बाप कहलाने लायक नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अब रूपा काम पर दिन लगी रहती है और पूरे काम को करती है, तैयारी चलती है उस लड़के को भी घर लाने की। अब क्या होता है, इसके बाद रूपा के चाचा किसी काम से गांव में आते हैं तो देखते हैं कि रूपा एक आंगन है उसे झाड़ू लगा रही है और रूपा के कपड़े फटे हुए हैं। 13 साल की लड़की जो शायद हार्मोन्स के बदलाव भी होते हैं, बड़ी हो रही थी और उसकी ऐसी दशा हो रही थी कि पढ़ाई तो दूर की बात, उस लड़की के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था। रूपा का जो चाचा होता है देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह माना करता, लेकिन वो मजबूर था कि उसे कैसे अपने साथ ले जाए। अब यहाँ पर वो अंदर जाता है, वो कहती है कि चाचा जी कैसे भी करके पिताजी को मना लो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। वो चाचा से इन बातों को कहने में कामयाब हो जाती है और चाचा अंदर अपने बड़े जो भाई हैं उनसे बात करने लगते हैं। उनसे बात करने के बाद अब चाचा रूपा का जो पिता है वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब दोनों एक साथ फरीदाबाद जा रहे थे। अब रूपा डर जाती है और कहती है अपने पापा से, अपने पिताजी से कि पापा मैं कैसे रहूंगी, मेरे साथ कुछ हो गया तो। उसके मन से आज ये आवाज निकली थी कि उसके साथ कुछ घटित बुरा होगा, कुछ गलत होगा। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा, उसके पिता कहते हैं कि बेटी तू बावली हो गई है, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कौन क्या कर सकता है, ये सभी लोग अपने हैं, तो इन्हें जितना जल्दी अपना बनाने की कोशिश करेगी उतना जल्दी ये लोग तेरे अपने होंगे। यहाँ पर रूपा कहती है कि जो मेरी सौतेली माँ थी उसके साथ जो बेटी आई थी वो भी मुझ पर हुक्म चलाया करती और वो बड़े मस्ती से उस घर में रहा करती, लेकिन मेरे लिए उस घर में कोई जगह नहीं रहती है। यहाँ पर दोस्तों जो रूपा के लिए उसके दादी दादा ने गहने जेवर इकट्ठा किए थे, वो बाप उसका जो पिता होता है वो अपने छोटे भाई से लड़ झगड़ कर उन गहनों को भी ले आता है कि मैं शादी करूंगा रूपा की और मैं खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से दूंगा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था ये भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ से चाचा और पापा दोनों चले जाते हैं और रूपा को आज डर था अपनी उस सौतेली माँ से। रूपा बताती हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत डरती हूँ, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है, मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होती रहती है, उसके एक कहने से मेरे हाथों से बर्तन छूट जाया करते। रूपा इतना अपना सौतेली माँ से डरती है। उसके बाद रात होती है तो रूपा की जो माँ होती है वो कहती है कि आज तुम यहाँ पर नहीं सोओगी। रूपा एक ऐसी जगह पर सोया करती जहाँ पे वो कुंडी को अंदर से बंद कर लिया करती, लेकिन आज जानबूझकर रूपा की जो सौतेली माँ है उसने रूपा को ऐसी जगह पर सुलाया था जहां से कोई सेफ्टी उसकी नहीं होती है, मतलब खुले में रूपा को सुलाया जाता है। रात हो जाती है। रात होने के बाद गहरी रात जब होती है, करीबन 1-1:30 का टाइम होता है, तो रूपा सोती रहती है और रूपा को लगा कि रूपा के ऊपर किसी ने कुछ पानी डाला है, यानी मानो जैसे बरसात हुई हो, लेकिन वो बरसात नहीं होती। उसके बाद ही रूपा के चेहरे पर जलन होने लगती है। रूपा एक आंख से देख पा रही थी और एक आंख से रूपा को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने करवट ले रखी थी, तो उसकी एक आंख बुरी तरह से जल जाती है, क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ होती है उसने उसके ऊपर एसिड डाल दिया था जो तेजाब होता है। इसके बाद रूपा बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन वो खड़ी खड़ी देखती रहती है, कोई भी उपाय नहीं करती है। जो रूपा की सौतेली माँ थी, पिता घर पर थे नहीं। रूपा इधर उधर भागती है।
रूपा गिरती पड़ती अंधारे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बाबा जो पड़ोस के बाबा थे, रूपा उनसे बहुत ज्यादा बात किया करती। वो बाबा खुले में सोया करते, गर्मियों के दिन थे तो रूपा उसके पास जाया करती है। गर्मियों का दिन होता है, उसके पास जाकर कहती है कि बाबा बाबा। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति था, काफी बुजुर्ग होता है। वो समझता है कि कोई चोर आया है। रूपा को बहुत ज्यादा जलन होती है चेहरे पर, और वो रूपा की कमर में 2-4 मुक्के रख देता है कि चोर ऐसे कैसे आ सकता है। तो वो कहती है कि बाबा मैं रूपा हूं, आप मुझे मत मारो। यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति जब टॉर्च जलाकर रूपा को देखता है तो वो इतना जोर से डरता है कि खाट से नीचे गिर जाता है। उसके इतनी ज्यादा चोट आ जाती है। वो कहता है कि रूपा बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर ये क्या है, तुमने तेल क्यों लगाया हुआ है अपने चेहरे पर। रूपा कहती है कि बाबा मैंने तेल नहीं लगाया, वो अपने कपड़े से मेरी बेटी को क्या हुआ जैसे पहुंचता है तो वो स्किन जो उसकी होती है तेजाब से जो जली थी वो उस कपड़े से छूटकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। और वो समझ जाता है कि ये कुछ और मामला है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है। वो समझ नहीं पा रहा था क्योंकि गांव में ज्यादा तेजाब को कहाँ समझते हैं। उसके बाद वो कहती है गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे वहां पर शोर होता है। रूपा को देखकर सभी डर रहे थे। रूपा जमीन पर पड़ी हुई थी और जो उसके जानने वाले थे वो रूपा को देखकर कि अरे इसके साथ क्या हुआ, किसने इसके साथ किया। लेकिन जो सौतेली माँ थी वो घर के अंदर बंद थी और वो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करती। रूपा कहती है कि मेरी माँ को तो बुलाओ, उसे तो बुलाओ, उसने ही किया है ये। मतलब ये बातें वो करती है रूपा, लेकिन वो कहती है अंदर से कि मुझे तो इसको देखकर डर लग रहा है, मुझे रूपा को देखकर डर लग रहा है। दोस्तों अब यही सब कुछ होता है। यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो बाबा था रूपा का, वो सरपंच के पास फोन करता है। सरपंच गाड़ी लेकर आता है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि चाचा और पापा घर पर नहीं थे। सरपंच साहब उसे एक पास ही के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। सरपंच की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद रूपा को वहां पर एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी दवाई नहीं दी जाती, केवल एक ड्रिप चढ़ाई जाती है जब तक उसके चाचा और पापा नहीं आ जाते हैं। वो सौतेली माँ हॉस्पिटल भी नहीं जाती है उसे देखने के लिए, और यहाँ पर उसके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा था। वो कहती है कि जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है ना, मैं पूरी रात उस हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर इस तरह से तड़पती रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ। उसके बाद मेरे पिता आते हैं और पिता आने के बाद मेरे पिता मेरे इलाज का नहीं सोचते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ का नाम नहीं लेना है, क्योंकि उसे पता था कि मेरी पत्नी ऐसी है। रूपा यहाँ पर चुप पड़ जाती है। ज्यादा उम्र की थी नहीं, 13 साल की बच्ची होती है, 13-14 साल की। अब रूपा को बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसका भाई कहता है कि तू कैसा निर्दयी इंसान है, उसे इतनी तकलीफ हो रही है और तुमने ऐसा कर दिया कि तुम इसे अब भी दबा रहे हो। यहाँ पर वो सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। दोस्तों ये मामला पुलिस के पास नहीं जाता है। रूपा का जब वहां पर इलाज चलता है तो वहां पर रूपा की तरह की कई लड़कियां होती हैं, तो रूपा की वहां पर दोस्ती होती है, कई सर्जरी होती है। जो भी रिश्तेदार रूपा को देखने के लिए आता है वो डर जाता है। और रूपा अपने कानों से सुन रही थी कि रिश्तेदार ये कहकर जाते हैं कि अरे इससे बेहतर तो ये मर जाती तो ही अच्छा था, अब इससे कौन शादी करेगा, इसकी शकल तो देखने लायक नहीं रही है, इसको देखकर तो बच्चे भी गली में डर जाएंगे, इतना बुरा चेहरा उसका हो जाता है। रूपा सोचती है कि आखिरकार मेरे चेहरे पर ऐसा क्या हुआ है जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। वहां पर ये दोनों एक दूसरे को देखती हैं। अब यहाँ से एक फैसला लिया जाता है। जो चाचा होता है वो रूपा को अपने पास ले जाना चाहता है। रूपा जब हॉस्पिटल से ठीक होकर घर जाती है, उसने अब तक अपने चेहरे को आईने में नहीं देखा था। जहां पर इलाज चल रहा था वहां पर भी इन लोगों के लिए आईने नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ताजा जख्म होते हैं, ये डर जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। रूपा जब अपने चाचा के घर जाती है और चाचा के घर जाकर वहां पर भी सभी आईने ढके हुए थे। रिश्तेदार जो भी देखने के लिए आया करता रूपा के मुंह पर ही कह दिया करता कि इससे बेहतर तो इसको जहर को सुआ लगवा दो, ताकि लोग तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके साथ तुम्हें भी झेलना होगा। चाची सभी को डांटती है और कहती है कि हमारी बच्ची है, हम जाने, हमारा काम जाने, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि हम बच्चे को जहर का सुआ लगवा दें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर चाची ये सब कुछ कहती है। चाचा चाची बहुत अच्छे होते हैं। रूपा अब टूट चुकी थी, अपने चेहरे को देखकर, अपने तन बदन को देखकर वो बहुत टूट चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मदद की कड़ी थी वो थी नानी, बुजुर्ग नानी, जो उसकी माँ थी, वो जीवित थी। अब यहाँ पर रूपा रहती है,
6 महीने से 7 महीने तक घर के अंदर रहती है। किसी भी आईने पर, उस घर से आईने, उसके कमरे से सभी शीशे हटा दिए जाते हैं। एक आईना होता है जिसको देखने की उसे परमिशन नहीं होती है। अब एक दिन 7-8 महीने हो जाते हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। एक दिन वो आईने में अपना चेहरा हिम्मत करके देखती है। जब वो अपना चेहरा देखती है तो वो खुद को ही देखकर इतना जोर से डरती है कि धड़ाम से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसे लगता है कि मैंने कोई भूत देख लिया। वो इतनी मानसिक रूप से बीमार हो जाती है कि जब अपने चेहरे को मैं ही नहीं देख सकती तो और कैसे मुझे देख सकते हैं, ये चाची चाचा मुझे रोज कैसे देखते हैं, ये क्या होता है। और वो बावली सी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे मरना है, मैं मरूंगी, मैं मरकर रहूंगी, मुझे मरना है, ये जिद लगाने लगती है। चाची चाचा भी कहीं ना कहीं परेशान होने लगे थे और वो दोनों उन बहन भाइयों को घर से निकाल देते हैं। कह देते हैं कि तेरे बाप की जिम्मेदारी है, तेरा बाप ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो मैं क्यों ये सब कुछ झेलूं, मेरा क्या पड़ा है। और आज गुस्से में चाचा और चाची ने भी इन दोनों बहन भाइयों को घर से निकाल दिया था। लेकिन चाची कहीं ना कहीं कह रही थी कि रात को कहाँ जाएंगे, बच्चों को घर से मत निकालो। रूपा बताती है कि मैं 14 साल की उम्र में अपने भाई को लेकर रेलवे स्टेशन पर सोती हूँ, जो फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन होता है। उसके बाद रूपा जैसे तैसे कर अपनी नानी के पास जाती है। 6 साल तक वो कमरे में बंद रहती है। जब वो 19 से 21 साल की होती है, 6-7 साल तक वो दुनिया से दूर हो जाती है, बिल्कुल अपने नानी नाना के पास रहती है। लेकिन 6 साल के बाद जहां पर उसका इलाज चला था, 6 से 7 साल बाद जहां पर उसका इलाज चला था, वहां पर उसकी एक दोस्त बनी थी। जो दोस्त का फोन आता है, वो कहती है कि चलो आज तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दिखाती हूँ। दोस्तों, एक छाव नाम के जो आलोक दीक्षित जी हैं, वो ऐसे लोगों की बहुत मदद करते हैं। यानी एक आश्रम की तरह ये चीजें होती हैं, वहां पर इन लोगों को हेल्प की जाती है, मदद की जाती है। तो रूपा को कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण मिली थी। यहाँ पर रूपा कुछ हद तक अपने आप को संभाल चुकी थी। वहां पर काम भी मिलता है और बहुत अच्छे से ऐसे लोगों का जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, वो अच्छे से वक्त गुजारते हैं। तो छाव नाम के वहां पर ये पहुंचती है। आलोक जी से इनकी मुलाकात होती है। जाना माना नाम है, जानी मानी हस्ती है। वहां से रूपा की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। रूपा की जो दोस्त होती है, उसे भी उसके माँ बाप अच्छे होते हैं। वहां से रूपा को मदद मिलती है। रूपा अकीरा मूवी में भी काम करती है। अकीरा मूवी में काम करती है, वहां पर भी उसे बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और रूपा की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो पैसे कमाने लगती है और उसे मदद मिल चुकी थी। दोस्तों, ये थी उस रूपा की कहानी जहां पर उसकी सौतेली ही मां ने उसके जीवन को खराब कर दिया था। लेकिन रूपा ने आज अपने भाई का, अपनी नानी का, सभी का जीवन सही बना दिया और रूपा एक बेहतर जिंदगी बिता रही है। लेकिन जो उसका चेहरा बिगड़ा है ना, उसे कोई नहीं सुधार सकता, कोई सही नहीं कर सकता। लेकिन उनके फैमिली, जो परिवार का मामला है, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। रूपा जाने, रूपा का परिवार जाने। लेकिन रूपा जैसी बहुत अनेक लड़कियां हैं जिनकी खूबसूरती उनकी दुश्मनी बन गई। किसी के बॉयफ्रेंड ने, किसी के दुश्मन ने, एक तुम्हारी खूबसूरती से मैं जलती हूँ, तो किसी की सगी दोस्त ने, किसी के सगे दोस्त ने उनके साथ किया। और जब उनकी जिंदगी आगे चलती है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है समाज में रहना ऐसे चेहरे के साथ, क्योंकि बड़े समझ जाते हैं, बड़े कुछ नहीं करते। लेकिन बच्चे जो नासमझ होते हैं, वो डरकर ही भागते हैं। ये चीज सामना करना बहुत बड़ी बात हो जाती है जब चेहरे के साथ ऐसे खिलवाड़ हो जाते हैं। खूबसूरती केवल इस काया को ही नहीं कहा जाता। जिसका दिल खूबसूरत होता है, वो इंसान बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन हम कहने को तो कह देते हैं, लेकिन समाज कहीं ना कहीं खूबसूरती को पसंद करता है। ये बात तो सत्य है। इसको जैसे भी करे ठीक किया जाए, लेकिन हम जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। दूसरे के ऊपर बात आती है तो हाँ चलो ठीक है भाई, सही है। अब यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन उस सौतेली माँ के बारे में जरूर आपको 2 शब्द कहने हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर उसके बारे में कहना, क्योंकि ऐसी महिला समाज में बहुत घातक होती हैं। यहाँ तो चेहरा ही जलाया था। रूपा इस दुनिया से भी जा सकती थी, उनके परिवार का मामला है। फिर हम आप लोगों से कह रहे हैं कि हम ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन क्या सही हुआ रूपा के साथ? उसका क्या गुनाह था? उसकी क्या गलती थी? उसकी ये गलती थी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तभी तो कहते हैं कि माँ का साया जिस दिन सर से हटा, उस दिन बच्चे का जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। माँ जिस दिन दूर हो जाती है ना बच्चे से, उस बच्चे का कोई अता पता नहीं रहता। उसका वजूद इस दुनिया से मिटने की कगार पर आ जाता है जिस बच्चे के सर से माँ का साया हट जाता है। माँ इतनी जरूरी होती है बच्चों के लिए। बताओ जी, एक पिता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक लड़की के साथ घर में ही ऐसा हो गया। बताओ उसके बारे में आप क्या कहोगे?
तो दोस्तों इस स्टोरी के बारे में जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और कभी भी इतने निर्दयी मत बनना कि तुम किसी के साथ ऐसा कर सको। अब यहाँ पर माँ के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि किसी के भी पास कोई सबूत ऐसा नहीं होता। रात के अंधेरे में जो रूपा के है वो कहती है कि मुझे ढंग से दिखाई नहीं देता, लेकिन कौन कर सकता है, सोचने वाली बात है। इसी वजह से इस पर कार्रवाई नहीं होती है। पिता माँ का मामला था, रूपा उनसे अलग हो चुकी है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिता रही है। अब आप लोगों से विदा चाहती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपने आप में बदलाव कीजिए और कभी भी किसी के साथ गलत करने की मत सोचिए, वरना आपके साथ भी गलत होगा।